Hello students, today in this video we are going to uh, learn about the poem To the Cuckoo written by William Wordsworth, lesson 4, class 10th, special English. इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको कुछ वॉइस सुनाई दे रही हैं। ये कुक्कू, ये कोयल की आवाज़ है जो हमारे आसपास रहती है और यही आवाज़ हमें इतनी मधुर लगती है कि ये हमें प्रकृति के बारे में अलग ही विचार सोच बना देती है। हमारे विचार अच्छे मीठे मधुर होने लगते हैं, हमारे दिमाग में फ्रेशनेस आ जाती है। इसी तरह की आवाज़ विलियम वर्ड्सवर्थ ने सुनी, जो सुन कर के क्या उनको फील हुआ, क्या उनकी यादें रहीं, वो इस पोएम में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही आपको समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ये 1770 से 1850 1770 to 1850 तक इनका लाइफ स्पान रहा है। वॉज बॉर्न एट कोकरमाउथ, ये कोकरमाउथ जगह पर पैदा हुए थे। ही वॉज एजुकेटेड एट द ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्ससीड एंड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। उनकी जो शिक्षा हुई वो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई, हॉक्ससीड स्कूल में हुई, ग्रामर स्कूल में। His serious political effort, An Evening Walk, was published when he was 23 years old. उन्होंने जो बहुत ही मेहनत से सीरियस एक कविता लिखी थी, उसका पोइटिकल एफर्ट था इवनिंग वॉक। वो पब्लिश हुआ था जब वो 23 साल के थे। He became a friend of S.T. Coleridge. वह S.T. Coleridge बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनके दोस्त बने। एंड इन कोलैबोरेशन विथ हिम रोड द लिरिकल बैलेड्स 1798। और S.T. कॉलरिज के साथ में मिल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा फेमस लिरिकल बैलेड्स लिखा 1798 में। बहुत सी पोएमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ पोइटिकल कैरियर वाज अ लार्ज वन एंड ही कंपोज्ड लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स। वर्ड्सवर्थ का जो कविताओं का कैरियर रहा है वो बहुत लंबा रहा है और बहुत सी संख्या में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस नेचर पोइट के बारे में के नाम से प्रसिद्ध हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कुछ पोएमों के नाम आपको मैं बताता हूँ जो उनकी बहुत फेमस रही हैं। टिंटर्न एबे, जो यूनिवर्सिटी में भी चलती है, कई लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स में टिंटर्न एबे उनकी बहुत फेमस पोएम है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये स्कूल लिटरेचर की बुकों में ये पोएम मिलती है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बाय द सी, The Daffodils is very famous poem. The Solitary Reaper, she was a phantom of delight to the skylark. A slumber did my spirit cell. Lines written in early spring. London, 1802, or the same. The tables turned. Lucy Gray, 3 years she grew. We are 7. So there are many poems was written by William Wordsworth. He was a great admirer एंड अ सिंसियर लवर ऑफ नेचर। ये नेचर के बहुत ही प्रशंसक रहे हैं, नेचर को ही सब कुछ मानते हैं। नेचर फॉर हिम वाज गाइड, गार्जियन एंड सोल ऑफ हिज मोरल बीइंग। उनके लिए जो प्रकृति है नेचर, वही मार्गदर्शक है, वही माता पिता है, गार्जियन है, सबको पालने वाली है, वही सब चीज़ों की आत्मा है। ही वाज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, वह प्रकृति पूजक हैं। He composed poems on natural objects. उन्होंने प्रकृति की ही चीज़ों पर, वस्तुओं पर कविताएं लिखी हैं, जैसे कि टू द कुक्कू जो है, कुक्कू मानी कोयल, कोयल पक्षी है, उसके ऊपर लिखी है। तो असंख्य कई प्रकार की उन्होंने कविताएं लिखी हैं।
नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट नेचर इज अ ग्रेट टीचर। वो मानते हैं कि नेचर एक बड़ा शिक्षक है, महान शिक्षक है। वर्ड्सवर्थ फेल्ट दैट नेचर लीड्स वन फ्रॉम जॉय टू जॉय। ही बिलीव्ड दैट नेचर वाज अ लिविंग बीइंग। फॉर हिम नेचर वाज अ सुप्रीम स्पिरिट। इट्स सोल पर्पस वाज टू डिलाइट एंड टीच ह्यूमन बीइंग्स। प्रकृति का उद्देश्य होता है आनंद देना, मानवता को सिखाना। There is a mystic bond between nature and man. Nature reflects his own mood. He also saw hearing power in nature. Nature to Wordsworth was everything. Nature is ready to guide anyone who would care to be guided by her. Nature can teach about morals, evil, and of good more than the sages. Nature never betrays the heart that loves it. नेचर को जो प्यार करते हैं, नेचर उनको कभी धोखा नहीं देती। God's grandeur is reflected in the beauty of nature. Nature is the creation of God. Nature in all phases is beautiful. The barren deserts, the icy and windy hills are beauties of nature. The sight of spring leaves and flowers and other plants in the spring season are charming sights. We can enjoy the beauty of daffodils in April. The songs of flowers and old songs of the sea are equally enchanting. ये सभी पक्षियों के, प्रकृति के, झरनों के आवाज, शोर जो होते हैं, फूलों की खुशबू, उनकी महक हमें जादू जैसा असर करती है ये प्रकृति की। The sunrise and sunset, the warmth of spring season and the waving flowers gladden one's heart. The arched white sails of the ship, the songs of the blossom and the rhythmic sweet tune of the sea are all enchanting. सभी कुछ प्रकृति की चीजें जो एक रिदम में चलती हैं, वो हमें enchanting करती हैं। Nature is at its youth in spring season. Winter ends and trees are laden with beautiful flowers and fruits. The sight of hills, mountains, valleys, chasms, rivers, streams, springs and ravines are soothing to eyes. जितने भी पहाड़, खाइयाँ, वैलीज, नदियाँ, झरने जो भी होते हैं, वो सब हमारे आँखों में तरोताजगी लाते हैं। It seems that God's grandeur is reflected in the beauty of nature. ऐसा लगता है मानो तो भगवान जो है वो प्रकृति की सुंदरता में ही दिख रहे हैं। The tourists go from place to place in search of beautiful things. तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी इस प्रकार से प्लेस टू प्लेस ब्यूटीफुल थिंग्स को देखने के लिए जाते रहते हैं। टू द कुक्कू, ये जो पोएम है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की सबसे सुंदर पोएम है। ही वेलकम्स द बर्ड एज अ ब्लिथ न्यू कमर। ये इस कुक्कू का, जो कि स्प्रिंग की स्टार्टिंग में आती है, बसंत की स्टार्टिंग में आती है, इस पक्षी को वो ब्लिथ न्यू कमर कहते हैं। एक प्रसन्न, नवागंतुक, पुलकित, एक मेहमान, नया साथी जो आता है स्कूल में, उसको न्यू कमर बोला जाता है। तो जब बसंत आता है, तो जब ये कोयल आती है, अपनी आवाज को सब बगीचों में, पहाड़ों में, हरियाली में गुंजाती है, तो इस और वो उससे सभी कुछ प्रसन्न जैसा हो जाता है। तो इसलिए पोएट जो है वो ब्लिथ न्यू कमर इसको कहते हैं, कुकू को। एज इट सॉन्ग्स कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय। क्योंकि इसका जो गीत है, इसका जो गाना है, वो हमारे मन को मोह लेता है, कैप्टिवेट कर लेता है और हमें एक सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय, एक उत्तम आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। इसमें 8 स्टेंजा हैं। देयर आर 8 स्टेंजाज इन दिस पोएम। लेट्स रीड फर्स्ट स्टेंजा। ओ ब्लिथ न्यूकमर, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call the world or but a wandering voice? कवि कहते हैं, हे, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कोयल को, कुकू को, हे प्रसन्न, नवागंतुक, पुलकित, खुश करने वाले मेहमान, नए मेहमान,
मैंने तुम्हें सुना है, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैं तुमको सुनता हूँ और रिजॉइस आनंदित हो जाता हूँ। ओ कुक्कू, हे कोयल, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें पक्षी पुकारूं, और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या तुम्हें मैं घूमता हुआ पक्षी पुकारूं, क्योंकि कोयल घूमती रहती है। Wandering voice, the wandering voice signifies that the cuckoo wanders from one place to another, and so does his cheerful and lively voice. एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसकी आवाज बहुत ही आनंदमय और खुशी देने वाली होती है। The poet William Wordsworth here addresses the cuckoo as a blithe newcomer, because he calls it a newcomer because its song captivates and moves him to supreme spiritual joy. Next stanza. While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off near. जब मैं घास पर लेटा हुआ हूँ तो मैं तुम्हारी दो प्रकार की दोहरी आवाज जो गूंजती है उसको मैं सुनता हूं। दाई टू फोल्ड शाउट आई हियर, दो तरह की आवाज। कैसी? फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एक आवाज जो पहाड़ों से पहाड़ों की ओर गुजरती हुई जाती है, पहाड़ों से सुनाई देती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी तो ये दूर सुनाई देती है और कभी ये पास सुनाई देती है। The poet is lying on the grass. He hears the cuckoo's twofold shout. Sometimes it goes far off, at other times it comes too near. He calls the cuckoo a wandering voice because it wanders from hill to hill. Okay? In third stanza, though wavering only to the will of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary आवर्स। बेबलिंग का मतलब होता है तुतलाना। ये जो हमें झरने की आवाज, नदी के कलकल की आवाज जो आज सुनाई देती है पानी की, वेल माने होती हैं वैलीज, घाटियां, घाटी, तो वहां से जो झरने हैं वो आवाज जो आ रही है, कभी उस दृश्य की बात कर रहा है जो कि वहां है। और ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, सूर्य की रोशनी फूलों पर पड़ती है तो नजारा और भी सुंदर, काल्पनिक लगने लगता है, इतना सुंदर लगता है। दो ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, कभी कहता है तुम जो है मेरे लिए एक कहानी जैसी लाती हो, ऑफ विजनरी आवर्स, जो कि एक काल्पनिक समय के रूप में होती है, काल्पनिक जैसी सीन मुझे बताती है। कभी को वो कोयल की आवाज तुतलाती हुई हरी भरी घाटियों से सुनाई देती है जहां पर कि सूर्य की रोशनी फूलों पर पड़ती है। द कुकू सिंग्स इन द सनी एंड फ्लावरी वैली, इट मूव्स द पोएट टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय, इट ट्रांसपोर्ट्स हिम टू अ लैंड ऑफ ब्लिस, इट रिवाइव्स द मेमोरी ऑफ अ विजनरी टेल इन हिम। ओके, नेक्स्ट stanza. Thrice welcome, darling old spring, even yet thou art to me no word but an individual thing, a voice, a mystery. Poet welcomes the cuckoo 3 times. कभी कुकू का 3 बार वेलकम करता है। जैसे कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है नया नया, तो हम उससे बोलते हैं आइए 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 महोदय, आइए आइए, कई बार बोल देते हैं। तो कभी भी कुक्कू का स्वागत बड़े ही जोश के साथ में, खुशी के साथ में करता है तो 3 बार उसका स्वागत करता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, हे बसंत के प्यारे प्रिय, क्योंकि वो इतना सुंदर होती है उसकी आवाज कोयल की कि वो बसंत को और भी ज्यादा सुंदर बना देती है, स्प्रिंग सीजन को और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। तो उसको डार्लिंग बोला गया है, बसंत का प्रिय बोला गया है। इवन येट Thou art to me, यहाँ आर्ट नहीं है, ये आर्ट जो है आर है, और आर का ट्रेडिशनल प्रोनाउंस जो पहले स्पेलिंग लिखी जाती थी, कवि लोग लिखते थे, वो टी लगा करके, यहाँ वर्ड भी मिलेगा आपको, टी लगी होगी, आर्ट में टी लगा दी, ये आर है। इवन येट
Thou art to me, thou माने you, तुम, thou दी, ये सब क्या होते हैं, you को बताते हैं, तुम, तू, तुम, ये सब। तो even yet thou art to me no bird, तुम मेरे लिए एक पक्षी की तरह नहीं हो, बट एन इनविजिबल थिंग, एक अदृश्य चीज हो, अ वॉइस, एक ऐसी आवाज, ए मिस्ट्री, जो कि मेरे लिए एक रहस्य है। मतलब यहाँ पर ये कवि जो है, द पोइट कॉल्स द कुकू एज द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, इट्स सॉन्ग इज स्वीटर देन द सॉन्ग ऑफ अदर बर्ड्स। ओके, इवन द स्प्रिंग सीजन इज प्राउड ऑफ हर, द पोइट वेलकम्स हर अगेन एंड अगेन। He considers the cuckoo like an invisible thing, that means a fairy, परी जैसा इनविजिबल थिंग उसको फील होता है कि कुक्कू जो है वो परी की तरह, परी लोग की तरह है। Whose voice is a mystery. Wordsworth treats the cuckoo as a divine bird and not a earthly bird. Okay, so next stanza. The same whom in my school boy days I listened to that cry, which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. वो कहता है द सेम, यही आवाज, सेम आवाज मेरे स्कूल के दिनों में भी आती थी। आई लिसन टू, मैं सुनता था, दैट क्राई, उस कोयल की आवाज को, उस क्राई को मैं स्कूल के दिनों में भी, बचपन की वो याद करता है, मैं सुनता था। Which made me look 1,000 ways, और उसको देखने के लिए हजारों तरीके इस्तेमाल करता था मैं। इन बुश में, झाड़ियों में उसको देखता था, एंड ट्रीज, पेड़ों में देखता था, और स्काई, आकाश जहां तक फैला रहता था, मैं उस आवाज को देखने की कोशिश करता था। यहाँ देखिए आप, कुक्कू को अभी तक पोएट्री देखा नहीं है, वो केवल कुक्कू की, कोयल की आवाज को ही सुन पाता है, और उसको याद आता है कि बचपन में भी उसने ये आवाज सिर्फ सुनी थी, कुक्कू को देखा नहीं था। और उसको देखने के लिए वो कई जंगलों में, हरियालियों में, पेड़ों में, झाड़ियों में घूमता रहता था। तो उसको याद आता है स्कूल के दिनों का। द पोइट used to listen to the cuckoo song during his school days. The cuckoo's cry enchanted his heart. जादू जैसा असर करती है उसके दिल पर कुक्कू की आवाज, कोयल की आवाज। It urged him to see the invisible bird. Therefore Wordsworth wandered through woods and plains to seek her. उसको खोजने के लिए वर्ड्सवर्थ घूमते रहते हैं। Next stanza. To seek thee did I often rove through woods and of the green, and thou wert still a hope, a love, still longed for, never seen. इस स्टेंजा में कवि ये बताते हैं कि मैं अक्सर बिना, वो रो माने होता है वॉन्डर, विदाउट पर्पस, बिना उद्देश्य के घूमना। तो मैं अक्सर घूमता रहता था उसकी तलाश में, उस कुक्कू को ढूंढने में मैं लगा रहता था। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में घूमता, हरियाली के मैदानों में घूमता। एंड दाउ वर स्टिल अ होप, दाउ माने यू, और वर्ट माने यहाँ वर है, तुम थी, स्टिल अ होप, मेरे लिए एक उम्मीद, एक आशा थी, ए लव, एक प्यार मेरे लिए थी। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, नेवर सीन, आज भी मुझे तुम्हें पाने की चाह है, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। देखने की चाह है, क्योंकि कवि ने सिर्फ उसकी आवाज को ही सुना था, तो वो उसको देखना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा. And I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. और मैं तुमको अभी भी सुन सकता हूं, अभी भी मुझे तुम्हारी आवाज आती है कुक्कू। कैन लाई अपॉन द प्लेन, हरे भरे बगीचों में मैं लेटा रहता हूं, तो लेट करके मुझे तुम्हारी आवाज अभी भी मैं सुन सकता हूं। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और इस सुन करके मैं द्वारा उस सुनहरे समय को याद कर लेता हूं जो
मेरे बचपन में था, वो पुरानी यादों को याद करता है। वो कहता है कि कुक्कू की आवाज़ को सुन करके मुझे पुनः उस तरह की यादें, आनंद का अनुभव होने लगता है। लास्ट stanza. Oh blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. कवि को वो कवि जो है वर्ड्सवर्थ, वो कुक्कू को ब्लेस्ड बर्ड यानी वरदान देने वाला पक्षी, धन्य करने वाला पक्षी, कृपा पात्र पक्षी बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईश्वर की, जो कि प्रकृति में बसे रहते हैं, उस कोयल पर, कुक्कू पर बड़ा ही आशीर्वाद है ईश्वर का कि उसकी आवाज़ इतनी मधुर है। क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको हम ब्लेस्ड कहते हैं, यानी कि भगवान द्वारा दी गई कृपा पात्र चीज़ें। तो वो उस बर्ड को, उस कुक्कू को, वो ओ ब्लेस्ड बर्ड, हे वरदान वाले पक्षी, हे कृपा पात्र पक्षी, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी, पृथ्वी जहाँ पर हम चलते हैं वो हमको लगती है एन अनसब्सटेंशियल, एक बिना सार की, नो रियलिटी, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होती, वो फेयरी प्लेस, तुम्हारे आने से एक परिलोक, एक काल्पनिक स्थान जैसा वो पृथ्वी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। और ये तुम नहीं होती तो वो अनसब्सटेंशियल होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। दैट इज फिट होम फॉर दी, और ये पृथ्वी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही घर बन जाती है, एक फिट होम बन जाती है जब तुम आती हो। द अर्थ appears substantial and physical to the poet. His attitude towards earth has changed after hearing the cuckoo's voice. जब वो कुक्कू की आवाज सुनता है तो अर्थ के लिए जो उसका एटीट्यूड है कवि का, वो बदल जाता है। नाउ द अर्थ appears unreal like the fairy land. कवि को वो परिलोक जैसा पृथ्वी पर लगने लगता है। इट शोज दैट वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू नेचर वाज एवर चेंजिंग। तो you see that this poem is a very beautiful poem about the nature. आपने समझा? इस ये पोएम आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना बहुत ही सरल है, इसको आपको थंब इम्प्रेशन को दबाना है, ये लाइक हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ताकि मेरे जितने वीडियो मैं बनाता हूँ वो जल्दी से आपके पास पहुँच जाए। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपको अपने वीडियो के नीचे ये लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आपको टच करना है। इसको टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी कि चैनल सब्सक्राइब हो गया। ये आपको एक बार ही करना है, किसी वीडियो में एक बार करने के बाद में दोबारा नहीं करना है। फिर वीडियो मेरे सारे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। बगल में ये बेल आइकॉन है, इसको जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। ऑल का मतलब मेरे सारे वीडियो, ग्रामर, प्रोज, पोएट्री जो भी मैं बनाऊंगा वो आपसे, आपके मोबाइल पर तुरंत मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब करना फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं लगना है। ये चैनल को आप सर्च करें MP इंग्लिश क्लासेस नाम से, और ये हमारा मोनो दिखेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।